स्वागत है साथियों आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 अहम खबरों की जो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली खबर तो ये है कि निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिर लोकसभा चुनाव जब इतने करीब हैं, लोकसभा चुनाव की डेट घोषित होने वाली है और उसी के पहले अरुण गोयल जैसे एक कद्दावर अधिकारी ने यदि अपने पद से, आयुक्त जैसे पद से इस्तीफा दे दिया है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह रही होगी। दूसरी खबर है साथियों CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट 11 दिसंबर 2019 में बनाया गया था और आज से इसे लागू कर दिया गया है। असल में यह एक्ट कहता है कि अलग अलग देशों से, जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, शायद ये देश शामिल हैं, वहां से धर्म के आधार पर जो लोग यहाँ आए हुए हैं भारत में, उन्हें नागरिकता दी जाएगी जो 1993 के पहले भारत में आए हुए हैं। साथियों ये एक्ट एक ऐसे देश में लागू किया जा रहा है जहाँ अपने सगे भाई के साथ ही जमीनी विवाद होने पर हत्याएं तक हो जाती हैं, माँ बाप की हत्याएं तक पैसे और जमीनी विवाद को लेकर हो जाती हैं। उस देश में CAA दूसरे देशों से केवल धर्म के आधार पर उनके आपराधिक रिकॉर्ड या वो यहाँ क्यों आए हैं, कैसे पहुंचे हैं हमारे देश में, इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि वो 1993 के पहले भारत में आए हैं और उनका धर्म हिंदू है, ईसाई है, बौद्ध है, तो उनके लिए भारत की नागरिकता दी जा रही है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड भले ही कुछ भी हो, जैसे हमारे देश से कई लोग अपराध करके, यहाँ का पैसा गबन करके, यहाँ का अपराध करके और अलग अलग देशों में जा चुके हैं, उन लोगों के लिए वहाँ की नागरिकता मिल गई है। अब वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही ये CAA एक्ट है, इसका विरोध भी शुरू हो गया है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, अलग अलग संगठनों के द्वारा, जो कि बिल्कुल जायज है। आप खुद एक बार ये सोचिए, क्या आप धर्म के आधार पर आपसे रिश्वत नहीं ली जाती? क्या धर्म के आधार पर आपका काम आसानी से हो जाता है? क्या धर्म के आधार पर अपराधियों को छोड़ना इस तरीके से कहाँ तक जायज होगा? तो एक बार इस एक्ट के बारे में सोचें, समझें और अपनी राय दें। तीसरी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कल वर्किंग टाइम तक अपनी सारी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड की दें। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हम आपको बता दें कि चुनावी चंदे के लिए जो रजिस्टर्ड पार्टियां होती हैं, उन्हें चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का एक स्कीम बनाई गई थी। इससे ये बताया जा रहा था कि जो दानदाता है उसके बारे में जानकारी सार्वजनिक ना की जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड से 2019 से जब से ये लागू हुआ है तब से अभी तक करीब 12,000 करोड़ रुपए चुनावी चंदे के रूप में पार्टियों को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 6,565 करोड़ रुपए केवल BJP पार्टी के लिए चंदे के रूप में मिले हैं। निश्चित सी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी स्टेट बैंक देने से क्यों मना कर रहा है। आपके लिए ये भी बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का अधिकार केवल स्टेट बैंक के लिए ही दिया गया था। अन्य पार्टियों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत कम चंदा प्राप्त हुआ है। ये सारी जानकारियां और ये अहम खबरें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। आपको समझना होगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। आपका एक निर्णय देश के लिए सही या गलत दिशा में लेकर जा सकता है। इसलिए साथियों, आप जो भी निर्णय लें, जो भी खबर सुने, उसे पूरी तरह से, अच्छी तरह से जांचें, परखें, उसके बाद आगे बढ़ाएं या उस पर यकीन करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो के लिए लाइक और शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। धन्यवाद।